हमारे पास जो बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसका छोटा ब्रदर होगा या बहन हो, क्या होगी वो। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और संतान होने के योग है या नहीं है, अगर योग है तो कब तक हो सकती है, योग है तो वो कब तक हो सकती है। बहुत सारे पहलू है संतान के लिए, बहुत बड़ा विषय है ये। किनके श्राप से संतान नहीं होते, कौन कौन से श्राप होते हैं, ऐसे कौन से जो साप हैं, श्राप हैं जिससे संतान नहीं होती। क्योंकि वंश वृद्धि के लिए मेल चाहिए, मेल बेबी चाहिए। और वंश वृद्धि का कारक कौन होता है, जो वंश वृद्धि करवाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वंश वृद्धि पितरों से होती है, वंश वृद्धि पितरों से होती है। जब कुंडली में कोई पितृ दोष होता है, कुंडली में पितृ दोष होता है, तब नर संतान कम होती है। ऐसे कहा गया कि जब तक आपके जो पितृ हैं वो खुश नहीं होते, तो देवता भी खुश नहीं होते। जिनके पितृ खुश हैं उनके देवता भी खुश हैं। कुल की वृद्धि करने का जो कार्य सौंपा है वो पितरों पर है। और बहुत सारे श्राप हैं, बहुत सारे ऐसी ब्लेसिंग है जो मतलब कि बैड ब्लेसिंग है, जैसे पिता द्वारा है, माता द्वारा है, या कोई भाई का है, कोई शत्रु का है, कोई सर्प दोष है। ये दोष होते हैं जीवन में। अब देखो, अपनी जो बॉडी है, जो शरीर है, शरीर में बीमारी कब लगेंगी, जब शरीर के अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो ब्लड की कमी होगी, ब्लड खराब हो जाएगा, या हमारे पेट में कोई पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तभी हमारा जो शरीर बीमार होता है। अब संतान नहीं हो रही तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। या तो हमारी वो कुल देवी हो सकती है, कुल पितर हो सकते हैं, या कोई किसी का श्राप हो सकता है, किसी की बद्दुआएं हो सकती है। और वो श्राप है, बद्दुआएं कौन को श्राप को वो काम करती है। एक कमजोर व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई सामान्य मजबूत व्यक्ति है, वो उसको परेशान कर रहे हैं, तो कमजोर व्यक्ति के पास एक ही हथियार है, वो क्या है, अच्छी या बुरी दुआएं देना। वो सिर्फ उसको बद्दुआएं ही दे सकता है, और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर उसका वो असर दिखाई देता है। क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ये। हम किसी को कुछ भी शब्द बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो सामने वाला हमको प्रेम से ही बोलता है। हम किसी को गलत बोलते हैं, सामने हमें गलत ही बोलता है। वो क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफर। जैसी आप एनर्जी वापस दोगे, आपको ऐसी ही आपको वापस मिलेगी। तो संतान के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कि संतान किस भाव से देखते हैं, संतान किस भाव से देखते, कुंडली देखने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है। जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपने किस चीज को देखना है, उसका प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, कौन सा हाउस उसको आपको देता है। संतान है तो संतान फिफ्थ हाउस से देखी जाती है, पांचवें घर से देखी जाती है। पंचम हाउस गर्भ का होता है। जब बच्चा कंसीव होता है, जब बेबी कंसीव होता है, वो फिफ्थ हाउस होता है। कंसीव होने के बाद जब उसका पालन पोषण होता है पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, तो वो नाइन्थ हाउस होता है। बच्चा कंसीव होगा तो फिफ्थ हाउस से, कंसीव होने के बाद जब वो गर्भ के अंदर उसका पोषण होता है तो नाइन्थ हाउस। इसीलिए संतान के लिए फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को देखा जाता है, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस को देखा जाता है।
और 9th हाउस हमारे पितरों का भी होता है। 9th हाउस हमारे पितरों का भी होता है। हमारे पिछली क्लास में बात चली कि पितृदोष कैसे देखते हैं, कुंडली में पितृदोष कैसे देखते हैं। उसकी मैं आपको 4-5 सूत्र लिखवा देता हूं, ताकि आप उसको देख के ये बता सकें कि इसको संतान होने में समस्या क्या है। जो 5th हाउस है वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्य या पाप, जो जन्म हमारा अब है, इस जन्म से पहले हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं। इस जन्म से पहले न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों का जो हिसाब किताब है वो 5th हाउस होता है। और जो 12th हाउस है, 12th हाउस हमारे इस जन्म से जस्ट पहले का जन्म होता है। और 9th हाउस हमारे धर्म का होता है, हमारी संस्कृति का होता है, हमारे मंदिरों का होता है, हमारे मठ का होता है, हमारे पितरों का होता है, पिता का होता है। तो पिता का कारक कौन होता है? पिता का कारक सूर्य है। पिता का कारक सूर्य है। और जो गुरु है, गुरु हमारे वंशज है, हमारे पूर्वज है। गुरु क्या है? हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा से बड़े हैं, जो आगे हैं, वो हमारे गुरु हैं। जो गुरु ग्रह होता है, जो बृहस्पति ग्रह है, वो क्या है? वो हमारे पूर्वज है। और सूर्य क्या है? पिता है। 9th हाउस क्या है? पितरों का आशीर्वाद। और 9th हाउस भाग्य का स्थान भी होता है। 9th हाउस हमारा भाग्य भी है, और 9th हाउस हमारा पितरों का स्थान भी है। सूत्र लिखिए पितृदोष के लिए। कुंडली में 9th हाउस में यदि राहु या केतु है, कुंडली में 9th हाउस में राहु और केतु हैं, पितृदोष होता है। राहु और केतु पितृदोष होता है। सेकंड, सूर्य और राहु कुंडली में एक साथ कहीं पर भी बैठे हो। सूर्य और राहु कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठे हो, युति में हो। थर्ड, गुरु और राहु, गुरु और राहु कुंडली में 12 भाव में किसी भी स्थान पे कहीं पर बैठे हैं, गुरु और राहु एक साथ। और नवमेश यानी कि 9th हाउस लॉर्ड, 9वें घर का स्वामी, 9वें घर का स्वामी राहु केतु और शनि से पीड़ित हो। राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, या शनि के साथ हो, तब भी पितृदोष इनमें होता से है। किसी दो ग्रह से हो या किसी भी एक से हो, किसी भी एक से हो? किसी भी एक से हो, राहु से, शनि से, या केतु से। चाहे दृष्टि से हो चाहे युति से हो? युति से, केवल युति से, दृष्टि अच्छा, से नहीं, केवल। केवल युति से।
शनि और सूर्य एक साथ कहीं पर बैठे हों, शनि और सूर्य 12 भावों में कहीं पर भी एक साथ बैठे हैं, तो ये 4-5 योग हैं, आसान है। और अलग अलग सभी की अलग थ्योरी है, सभी की अलग अलग थ्योरी है इस विषय में, लेकिन मैं आपको सर मैं लॉजिक। ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जी। ये जो आपने ये कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये जन्म कुंडली में ही होने चाहिए, नवमांश में भी हो सकते हैं यहाँ नहीं पर? नहीं नहीं नहीं, केवल जन्म के लगन कुंडली में, अच्छा हाँ, लगन कुंडली। नवमास में नहीं, किसी में भी नहीं, केवल लगन कुंडली में। सर ये नवमांश कुंडली अभी बाद में आएगी ना हमारा ये? नवमास तो बहुत बाद का विषय है, अच्छा बाद का विषय, ठीक बहुत है जी, बाद ठीक। का विषय है। ठीक है अभी ठीक हम है। लगन कुंडली पर काम कर रहे हैं, अभी हमने लगन कुंडली में क्या करना है, हमने संतान का विषय कंप्लीट करना है, फिर हमने शादी का विषय क्योंकि ना कंप्लीट बहुत, करना है। हाँ क्योंकि बहुत सारे कोई भी हम किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, तो वो क्या काम करता है, लगन कुंडली के साथ नवमांश भी देखता है सबसे पहले। देखनी चाहिए कुंडली, अच्छा। 3 देखनी चाहिए, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमास कुंडली। जब भी आप किसी हाँ। कुंडली देखें तो आप 3 कुंडली जरूर देखें। किसी भी ग्रह हम्म। की दशा है, वो दशा किसी कार्य करने के लिए बताए, कार्य इसका हो जाएगा, तो आपने उसी चीज को चंद्र कुंडली में और नवमास कुंडली में वेरीफाई करना है। अगर तीनों कुंडलियां कह रही हैं कि इस समय काम होगा, तो 100% काम होगा। अच्छा। ठीक है, तो नवमास तो बाद की बात है, अभी हम लगन बाद में। कुंडली को रीड कर रहे हैं ठीक है पहले। ठीक। ठीक है, हम लगन कुंडली में पहले संतान को कंप्लीट करेंगे, फिर विवाह, प्रेम, विवाह है जो शादी है, शादी में दिखते हैं उनको करेंगे। उसके बाद हम जो हमारे कैरियर है, जॉब है, व्यवसाय, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस पर लगन कुंडली में ही देखना आपने ये। अगर किसी व्यक्ति की जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय नहीं है, तो आप जो व्यक्ति आपके पास आता है उस समय की प्रश्न कुंडली बनाइए। जो व्यक्ति आपके पास, जिस मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास कल 9 बजे आता है और उसका प्रश्न है कि भाई संतान नहीं हो रही, घर के अंदर कोई क्लेश है, या मशीनरियां खराब हो रही हैं, कुछ भी काम स्टार्ट करते काम शुरू नहीं होता, शुरू होते तो बीच में रुक जाता है, आपसी परिवार में किसी का तालमेल नहीं है, लड़ाई सर झगड़े कृष्ण हैं। कुंडली कहाँ से बनाते हैं? प्रश्न कुंडली बनती है। ज- आपके पास कौन सी कुंडली है, सॉफ्टवेयर कौन सा आपके पास? मैं तो जब एस्ट्रो से मोबाइल से देखता हूँ। मोबाइल से देखते हो? अब मोबाइल पे जाओ ना, एस्ट्रोसीट पे जाओगे आप, हम्म। उसमें भरते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, हाँ हाँ। टाइम भरते हैं, हम्म। और जिस स्थान उसका जन्म हुआ उस स्थान भरते हैं ना, और नाम भरते हम्म। हैं। वो क्या, वो व्यक्ति की कुंडली है जब उसका जन्म हुआ। जो ठीक है। व्यक्ति, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके पास कल 9 बजे आया, कल सुबह, तो हम्म। आप क्या करेंगे, 11 तारीख, छठा महीना, 2024, टाइम क्या है, 9 बजे, 9 बजे। व्यक्ति का नाम, और जो जब आपके पास आया तो आपका स्थान भरना है, चाहे कहीं से भी आया हो। ठीक है, जहाँ बैठे हैं आपका स्थान भरना है, तो जो उसके। गोचर में उस टाइम पे जो ग्रह होंगे वो उसका हाँ, वही प्रश्न कुंडली है। अच्छा ठीक है। आप उसको गोचर बोल सकते हैं, आप उसको प्रश्न कुंडली बोल सकते हैं। ठीक है। अगर उस कुंडली में ऐसे हम्म। कॉम्बिनेशन है, और ऐसी ऐसी उसकी स्थिति है कि घर के अंदर क्लेश है, कोई शांति नहीं है, आपस में किसी की बनती नहीं है, नर संतान नहीं है, लड़कियां ही लड़कियां हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं होते, बीमारी बीमारी है, और उस समय जो मैंने आपको लिखवाया कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, तो उस कुंडली में पितृदोष है, कुंडली में भी। और कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली में उसको देख सकते हैं। और लॉजिक सुनिए क्या है इनका। ये जब आप किसी के पास जाओगे, किसी और ब्राह्मणों से मिलोगे, किसी जो एस्ट्रोलॉजर से मिलोगे, तो उनके अलग अलग मिलेंगे सबको आपकी धारणाएं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्या है इसका। 9th हाउस
हमारे पितरों का है, 9th हाउस हमारा पिता है, ठीक है, 9th हाउस हमारा पिता है। अगर वो जो कुंडली हमारे पिता की है तो उनका 9th हाउस उनका पिता हुआ। यदि 9th हाउस हमारा पिता है और हमारे पिता की कुंडली है तो उनका भी 9th हाउस उनका पिता होगा, यानी कि हमारा दादा होगा, ठीक है। पीछे उनका जो पिता है, उनका 9th हाउस उनका पिता है, तो हमारा वो परदादा हुआ। तो इसीलिए पितरों का स्थान 9th हाउस है। और जो सूर्य है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य आत्मा होती है। जब सूर्य राहु शनि और केतु से पीड़ित होगा तो यानी कि पिता हमारा पीड़ित हो गया, हमारे पूर्वज पीड़ित हो गए। गुरु क्या है? हमारे पूर्वज हैं। यदि गुरु पीड़ित है राहु से, शनि से, केतु से, यानी कि हमारे पूर्वज पीड़ित हैं, तो क्या? पितृदोष है। और जो 9वें घर का स्वामी है, हमारा पिता है, वो पिता का स्वामी है वो, अगर वो पीड़ित है तब भी पितृदोष है, तो ये पितृदोष कहा जाता है। उसके बाद जो बात चली थी कि हम कुंडली में गंडमूल कैसे देखते हैं। 6 नक्षत्र हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो पुष्य लिखा हुआ है यहाँ पे। जब भी आप किसी की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, समय डालते हैं, उसका जन्म स्थान डालते हैं, तो नक्षत्र लिखा आएगा। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? गंडमूल का मतलब क्या होता है सर? गंडमूल का यानी कि 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र क्या है? गंडमूल, यानी कि वो अलग एक श्रेणी में रखे गए, वो एक अलग श्रेणी है, यानी कि बुरे ग्रहों की श्रेणी में रखे गए, बुरे नक्षत्र की श्रेणी में रखे गए, बुरा ग्रह। ठीक है। नक्षत्र की वो श्रेणी में रखे गए। कौन कौन से हैं वो 6 नक्षत्र हैं। ज्येष्ठा, अश्लेषा, मगा, मूल, अश्विनी, अश्वनी और रेवती। रेवती। ये हैं। जब भी आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं उसका नक्षत्र आता है। अगर ये 6 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र उनका बनता है तो क्या बच्चा गंडमूल में है। और विधान ऐसे कहा जाता है कि शास्त्र कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से 27 दिन के अंदर अंदर गंडमूल की शांति करवा लेनी चाहिए। बच्चे के जन्म के 27 दिन के अंदर ही अंदर। सर ये जो हम नक्षत्र हम देख रहे हैं, ये चंद्रमा होता है नक्षत्र में, लगन में जो मतलब चंद्रमा, होता है, चंद्रमा बैठा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो माना जाता है। वो मान जाता है। देखो दिखाता हूं तुम्हें, एक सेकंड। देखो नक्षत्र क्या है? अश्लेषा है। नक्षत्र क्या है? अश्लेषा है। चंद्रमा, ये सभी ग्रह, सन, मून, मार्स ग्रह, इनके साथ नक्षत्र लिखे हुए सभी के। चंद्रमा के साथ लिखा हुआ है अश्लेषा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा
वो नक्षत्र कौन सा है वो देखेंगे हम। और वो नक्षत्र हमारे ये है अश्विनी, रेवती, मघा, मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा। ठीक है, अगर 6 नक्षत्र हैं तो हम कहेंगे बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है। अगर ये 6 नक्षत्र है, चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों में से किसी एक में है तो हम कहेंगे कि बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ। ये हो गया कंप्लीट। कैसे देखते हैं जी गंडमूल। फिर है मांगलिक। मांगलिक कैसे देखते हैं। एक पहले घर में 1, 4, 7, 8 और 12 है। 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में किसी में यदि मंगल बैठे हैं, किसी में यदि मंगल बैठे हैं तो क्या होता है, मांगलिक दोष होता है। सुनील जी लिख रहे हैं साथ साथ। जी जी ये लिखो साथ साथ, रिपीट हो रहा है आपका सारा ये। जी तो ये मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष के परिहार भी होते हैं, कैंसिलेशन भी होते हैं। हाँ जी मांगलिक दोष कैंसिल भी हो जाते हैं, वो आपको मैं अलग से लिखाऊंगा कल को। ठीक है, पहले लिखो भी जी मांगलिक दोष होता कैसे, देखते कैसे हैं। पहले घर में, जी चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में यदि मंगल है तो मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष हो गया। और काल सर्प दोष कैसे देखते हैं। काल सर्प दोष कैसे देखते हैं। कुंडली देखो आप, यहाँ पर राहु है, यहाँ पर केतु है। यहाँ पर राहु, यहाँ पर केतु। और बाकी जो ग्रह बचे हुए हैं वो सारे का है, राहु और केतु के इस साइड में है, एक साइड में। यानी कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ गए। जब सभी ग्रह राहु और केतु के एक साइड में आ जाएं तो वो काल सर्प दोष होता है। अब केतु यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है। अगर कोई ग्रह यहाँ होता, 6वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें, 10वें में एक भी होता तो फिर वो काल सर्प दोष नहीं होता। अगर चंद्रमा होता अकेला बाहर यहाँ से तो उसको बोलते हैं आंशिक काल सर्प दोष। और कोई एक ग्रह बैठा है इनसे बाहर फिर वो काल सर्प दोष नहीं होता। राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाएं एक साइड में, जैसे जैसे कुंडली है, केतु है यहाँ पर, और यहाँ पर राहु। तो ये सारे ग्रह मान लीजिए, ये केतु है, ये राहु है, और सभी के सभी ग्रह इस लाइन से इस साइड में आ जाते हैं तो क्या है, काल सर्प दोष। यानी कि राहु और केतु के एक साइड में सभी ग्रह आ जाएं तो क्या होता है, काल सर्प दोष होता है। वो का है ना, समझ में आ गया सभी को। काल सर्प दोष, हाँ जी मांगलिक और जी गंडमूल और पितृदोष, गंडमोल जी ये बेसिक चीजें हैं। ये क्या है, बेसिक चीजें हैं। आगे हम बात करते हैं। सर संपूर्ण काल सर्प दोष और एक आंशिक काल सर्प दोष, मतलब ये मतलब ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब कैसे क्या होता है। देखो आंशिक बोलते हैं मतलब है, इफेक्ट पड़ेगा लेकिन कम होगा। और काल सर्प दोष कोई बुरी चीज नहीं होती।
काल सर्प दोष वाले व्यक्ति बहुत ऊंचे गए हुए हैं। वो सिर्फ और कहीं पर भी, ये तो वैसे आगे किताबें बनाई गई है, लेकिन कहीं पराशर होरा शास्त्र में, कहीं जो पुराने बुक हैं उनमें कहीं काल सर्प दोष का कोई विवरण नहीं है। काल सर्प दोष नाम कोई चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उसको बना दिया है। काल सर्प दोष में पैदा हुए व्यक्ति बहुत ऊंचे जाते हैं, ऐसे उसके ऊपर कोई कोई श्राप लग जाता है। लेकिन जो पुराने ग्रंथ हैं, पराशर होरा शास्त्र है, या कोई जातक पारिजात है, या कोई भृगु संहिता है, उनमें कहीं पर भी काल शब्दों से कोई भी वर्ण नहीं है। इसीलिए थोड़ा इसको कहते हैं तो कि राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, एक दोष लग जाता है, उसको दोष बोल सकते हैं कि सर्प दोष बोल सकते हैं। सर्प दोष हो सकता है। कुंडली में सर्प दोष कब होता है ये भी लिख लो। कुंडली में सर्प दोष तब होता है जब पंचम भाव में राहु बैठा हो। जब पंचम भावों में राहु बैठे हो तो क्या बोलते हैं उसको? सर्प दोष बोलते हैं। पूर्व जन्म में आपने किसी सर्प को तड़पाया है, मारा है, परेशान किया है, जिसके कारण राहु आपको इस जीवन में पंचम भाव में मिला, और उसके कारण ही संतान ना होने का कारण वही होता है। मैं कुछ आपको आज वो लिखवाऊंगा सर, आप क्या कारण होता है कि संतान नहीं होती। ले देख लेंगे, ठीक है। हम शुरुआत और तरीके से करेंगे ज्योतिष की, ठीक है, अलग तरीके से करेंगे, ताकि आपको एक विषय पर पूरा अपना वो कॉन्फिडेंस हो जाए। हम छोड़ेंगे नहीं एक विषय को, चाहे मैंने उसके लिए 4 क्लास लगानी पड़े लगातार। और आपने क्या करना है, जितनी मेहनत मैं करूं आपने मुझसे ज्यादा करनी है। अब जैसे किसी को, अब आपके पास कुंडलियां होंगी, अपने रिलेटिव की हैं, कोई कुंडलियां होंगी। अब उनको, और उनके आपके पास उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी होंगी, जी कौन सा बच्चा कब हुआ, उसके पहला बच्चा लड़की है, सेकंड लड़का है क्या, वो सब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। सर मैं एक तो चीज पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सब ये कहते हैं कि ना जो अष्टम भाव है वो उसका होता है, गुप्त होता है। हाँ जी। और अब जैसे मेरे अष्टम भाव की अंतर्दशा चल रही है, अष्टम अब जैसे मान लो, सुनो, हाँ वैसे हम आगे बात करेंगे, पहले विषय करें पूरा कंप्लीट, ये थोड़ा देता हूँ आपको मैं। अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का भी होता है। हाँ हाँ। तो जब अष्टम भाव की अंतर्दशा में एस्ट्रोलॉजी सीख रही, हम्म। अष्टम भाव पराविज्ञान का होता है, तंत्र मंत्र यंत्र का होता है, हम्म अष्टम भाव संस्थान का होता है, ठीक है, सिद्धि हम्म का होता है, एस्ट्रोलॉजी का होता है। तो आप अष्टम भाव की अंतर्दशा में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो आप अष्टम भाव को यूज कर रहे हैं, आपको परेशानियां नहीं आएंगी। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। कहते हैं कि ना भाई चीजों को गुप्त रखना चाहिए। मैं जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, तो बट मेरा जो प्रोफेशन है दूसरा है, तो मैं लोगों से जैसे पूछता हूँ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दो, कुंडली बता दो, कहते हैं ज्योतिष कर रहे हो, तो ऐसे बता सकते हैं नहीं बता सकते, मतलब पूछना बिल्कुल भी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो अच्छा। सभी के लिए होती, वो सभी के लिए नहीं होती। वो किसके लिए है? अभी आप क्या हम्म कर रहे हो? अभी आप रिसर्च कर रहे हो, हम्म अभी आगे अब रिसर्च कर रहे हो, और रिसर्च करने के लिए मैं किसी के पास जाना पड़ता डाटा इकट्ठा करने के लिए। हम्म जो रिसर्चर होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो घूमते हैं गाँव में शहरों में डाटा इकट्ठा करने के लिए। अब आपके हम्म पास कोई बंदा आता है डाटा पूछने के लिए, आप पूछो क्या करोगे भाई?
अगर हम रिसर्च करें फिर इसके ऊपर उसको बताना पड़ेगा उसको सब कुछ, हाँ। ठीक है ना। वो तो उसके लिए बोला मैंने भाई, जिसका 4, 8 और 12वें घर में 10वें घर का स्वामी हो। अच्छा। वो तो किसी को वैसे बगैर कुछ से बता रहे हो, अब तक रिसर्च करें ना, तो उसमें हम्म। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों आपको आपसे मिलना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। तो श्राप जिनके कारण संतान नहीं होती, पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी, या तो पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी और गुरु। गुरु क्या होता है? संतान का कारक होता है। कुंडली में गुरु संतान का कारक होता है। पंचम भाव पर या पंचम भाव के स्वामी और गुरु पाप घरों से पीड़ित हों तो देवता के श्राप से संतान नहीं होती। किसी देव का श्राप है, किसी देव का श्राप है। प्रश्न कुंडली अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन 80% जो लगन कुंडली है वो प्रश्न कुंडली में एज इट इज यूज होती है। अगर आप लगन कुंडली ठीक से सीख लेते हैं, जो हम करते हैं कुंडली, तो प्रश्न कुंडली आपकी ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यानी कि पंचम भाव, पंचमेश या गुरु बुरे ग्रह से पीड़ित हो, शनि से, राहु से, केतु से। शनि, राहु, केतु, गुरु के ऊपर दृष्टि हो, गुरु के साथ बैठे हो और पंचम भाव में बैठे हो या पंचमेश के साथ बैठे हो, तो देवता का श्राप होता है, जिसके कारण आपको संतान नहीं हो रही। देवता श्राप कब होता है? या तो आपने किसी देव का अपमान कर दिया हो, या फिर आपने किसी देवता के लिए कुछ कबूल कर ली हो, फिर आप उसको भूल गए हो। नहीं, इसमें आपने बोला पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी स्वामी या गुरु, इन तीनों में एक, या या गुरु, नहीं मतलब नहीं, भाव लॉर्ड प्लस गुरु। पंचम भाव या पंचमेश इनमें से एक, ये बात समझ में आ गई। और और आपने गुरु। लिखा है और गुरु लिखा है, गुरु तो या गुरु नहीं है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, प्लस गुरु की भी पाप से दृष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जब है ना। मैंने और लिखा है, मैंने यहाँ पर हाँ, या और लिखता लिखा हूँ, है। मैं या हाँ, लिखता हूँ। आप एक्चुअली या बोल गए थे ना, इसलिए क्योंकि मैंने पांचों कंडीशन नोट कर ली फटाफट, उसके बाद मैं सुनने में आ गया, तो अच्छा, ध्यान से एकदम फोकस होके सुन रहा हूँ। यानी कि पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी इनमें से एक और गुरु हाँ। साथ में। हाँ, जब और आता है ना, तो मतलब वो कंडीशन साथ में अप्लाई होगी। साथ में होनी चाहिए, करेक्ट, वेरी करेक्ट। वो पढ़ते हैं ना हम एंड और नोट, जी 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 ठीक है ना, पढ़ते जी हैं कंप्यूटर में एंड और नोट। तो जो एंड जी। होता है कि दो ही चीजें वो अप्लाई होंगी दोनों पर। हम्म। पंचम भाव या पंचमेश इनमें से एक, लेकिन गुरु अवश्य। गुरु गुरु पर अवश्य। पाप दृष्टि हो या साथ में पापी ग्रह बैठे हो तो देवता के श्राप से संतान नहीं होती। सेकंड, पंचम मेष यानी कि फिफ्थ लॉर्ड मंगल के साथ हो, पांचवें घर का स्वामी मंगल के साथ हो और छठे घर का स्वामी उनको देखे। पांचवें यानी कि पंचमेश और मंगल एक साथ बैठे हो कुंडली में, पंचमेश और मंगल एक साथ बैठे हो और छठे घर का स्वामी उनको देखे और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो शत्रु के श्राप से संतान नहीं होती। वो कैसे? आपका कोई शत्रु है, वो आपसे कमजोर है या कुछ कैसे भी है,
आपने उसको बार बार परेशान किया है किसी भी रूप में, तो को श्राप दे देता है, या कुछ ऐसा कर्म कर देता है जिससे मतलब आपको संतान होने में दिक्कत हो। छठा भाव क्या है? छठा भाव शत्रुता का होता है। छठा भाव क्या है? शत्रुता का है। इसीलिए छठे घर का स्वामी, जिस जिस श्राप की हम बात करेंगे उस घर का संबंध ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाएगा। यदि माता की बात करेंगे तो माता घर कौन सा है? चौथा है। पिता की बात करेंगे, पिता घर कौन सा है? नौवां है। छोटे भाई की बात करेंगे, छोटा भाई घर कौन सा है? थर्ड हाउस है। तो जिसका भी श्राप होगा उससे संबंधित वह घर ऑटोमेटिक के साथ जुड़ जाता है। पांचवें घर के स्वामी के साथ मंगल बैठे हो और छठे घर के स्वामी की दृष्टि हो, तो शत्रु के कारण आप, श्राप के कारण आपको संतान नहीं होती। अब पिता का श्राप है, पिता का श्राप कैसे होगा? इसे लॉजिक है, ये रट्टा इसमें लगाना नहीं बिल्कुल भी। रट्टा लगाओगे तो याद नहीं रहेगा। पिता का श्राप कैसे होगा भाई? पिता का श्राप तब होगा जब नौवें घर का स्वामी पीड़ित होगा। तो नौमा क्या है? नौमा घर पिता है। यदि नवम भाव पीड़ित हो, यदि नवम भाव पीड़ित हो, पंचमेश पांचवें घर का स्वामी शनि के साथ हो, नौमा भाव पीड़ित, तो नौमा भाव पीड़ित कैसे होगा? शनि, राहु, केतु, मंगल। शनि, राहु, केतु, मंगल नवम भाव में बैठे हो या नवम भाव पर दृष्टि हो, और पांचवें घर का स्वामी शनि के साथ बैठा हो और उनके त्रिकोण में जहां ये बैठे हैं, पांच घर का स्वामी और शनि, वहां से पंचम और नवम घर में मांदी, मांदी एक उपग्रह होता है जो शनि का पुत्र है, वो बैठा हो, तो पिता के श्राप से संतान नहीं होगी। मांदी कहाँ? इसमें लिखा होता है, देखो जो ये सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज, इसमें लिखा मिलेगा मांदी, एमडी लिखा मिलेगा, एमडी। देखो यार एमडी लिखा हुआ है, ये मांदी है। यानी कि नवम भाव में क्या है? मांदी है। ये मांदी क्या होता है? एक प्रकार से शनि की तरह ही काम करता है, ये भी पापी ग्रह होता है। इस सॉफ्टवेयर में ये पहले निकाले होते हैं, मांदी है, गुलिक है। जो गुलिक होता है, गुलिक भी हमारे प्रेत श्रेणी में आता है। ये शनि है ना, शनि, राहु, गुलिक और मांदी, ये भूत प्रेत की श्रेणी में आते हैं। शनि, मांदी, गुलिक और राहु, ये भूत प्रेत की श्रेणी में आते हैं, नेगेटिव एनर्जी की श्रेणी में आते हैं। अगला है माता का श्राप। माता का भाव कौन सा होता है? चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस। पिता का नवम भाव माता का चौथा घर है। चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो और पांचवें घर का स्वामी शनि के साथ हो अष्टम या द्वादश भाव में। चौथे घर का स्वामी, ये चौथा जो भाव है वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो, शनि, राहु, केतु, मंगल वहां बैठे हुए दृष्टि हो, और पांचवें घर का स्वामी शनि के साथ आठवें या बारहवें घर में बैठा हो, तो माता के श्राप से। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। बीच में चला कनेक्शन ना, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही है। आ रही है? आवाज आ रही होगी, आ रही है, आ रही है।
ये हाँ जी, हाँ सभी जी, आ अपने रही है। ये कैमरे ऑन कर ले सभी, और अपने अपने कैमरे ऑन कर लो सभी। ताकि एनर्जी का संचार होता रहे। एक बात आप हमेशा याद रखिए, सिंपल है, हमने किसी में कोई हमने रटरिफिकेशन नहीं लगानी। मैं माता का श्राप है, तो माता का भाव चौथा घर है, तो चौथा घर पीड़ित होगा तभी तो माता पीड़ित होगी। तो चौथा घर पीड़ित होगा, माता दुखी होगी। माता दुखी कब होगी? या तो अपने माता की सेवा नहीं की हो, या माता को अपने अनदेखी किया हो, या अपने माता के साथ कोई बुरा किया हो, तभी वो बुरी दुआएं देती है। बुरी दुआएं कब देती है? तो चौथा घर पीड़ित होगा। देखो, जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली क्या है? आपकी पूरे जीवन की है। लेकिन जो गोचर कुंडली है, वो वर्तमान में आपके साथ क्या चला हुआ। क्या पता कि लगन कुंडली में सूर्य आपका उच्च का बैठा है, ये समझने की बात है। लगन कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे? इसको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन उसका उल्टा हो रहा है उसके साथ। सूर्य की दशा है या अंतरदशा है, लेकिन कोई मान सम्मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई उच्च पद नहीं है, बल्कि सरकार से दो उल्टा नुकसान हो रहा है। मान सम्मान की बजाय बेइज्जती हो रही है। तो क्यों? क्योंकि इस समय यदि आपने पिता को अपमानित किया है, पिता के साथ संबंध खराब किए हैं, पिता को अनदेखी किया है, जो पिता की इच्छा है, पिता सम्मान चाहता है, उसको सम्मान नहीं दिया, तो उससे क्या होगा? आपका सूर्य खराब हो जाता है, जिससे आपको उच्च सूर्य की बजाय नीच के सूर्य के फल मिलने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा है, माता कारक है। तो जब चंद्रमा पीड़ित होगा या फोर्थ हाउस पीड़ित होगा, तभी माता दुखी होगी। आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, आपको लगेगा इस घर के अंदर सुख शांति है, सब कुछ बढ़िया चला हुआ है। लेकिन जैसे ही आप उसके वर्तमान को देखते हो, उसकी गोचर कुंडली को देखते हो, इस समय माता के साथ क्या चला हुआ है। तो इसीलिए जब फोर्थ हाउस पीड़ित होगा, राहु शनि केतु से दृष्टि हो या वो बैठे हो, और पांचवें घर का स्वामी शनि के साथ हो, आठवें या 12वें घर में, तो माता का श्राप होता है, जिसके कारण संतान होने में समस्या होती है। लास्ट है, पंचम भावों में यदि राहु या केतु हो, पंचम भाव में राहु या केतु हो या दृष्टि हो, और पंचम भाव का स्वामी कमजोर हो, तो सर्प दोष के कारण संतान नहीं होती। तो सर्प दोष के कारण संतान नहीं होती। नहीं। सर ये शराब जैसे हमने अब 5 नोट करे हैं, हाँ जी, इनके लिए क्या उपाय होने चाहिए? उपाय आगे लिखवाएंगे लास्ट में। लास्ट में भाई संतान नहीं हो रही, उसके लिए क्या कर सकते हैं? पूजा करनी है, मंत्र जाप करना है, कोई दान करना है। तो अलग अलग है कि वो अलग अलग उपाय आपको लास्ट में जब इसका हो जाएगा ना, एंड में वो लिखवाएंगे। तो ये श्राप है, बहुत सारे श्राप हैं, सारे लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने 5 ही निकाले हैं जो उनकी जरूरी है, मेन मेन है। ठीक है, बहुत सारे श्राप हैं, छोटे भाई का भी है, बड़े भाई का भी है, बहन का भी है, बेटी का भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा श्राप होता है माता और गुरु का। सब श्राप कट जाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये श्राप नहीं कटते। इनके लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, इसीलिए कहते हुए गुरु और माता का श्राप आपको न मिले अच्छा होता।
हम लोगों ने यहाँ गुरु का श्राप नहीं नोट करा है। गुरु का श्राप में लिखा है इसमें। गुरु का श्राप होता है गुरु के कारण ही। गुरु आपका पीड़ित हो, गुरु राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, गुरु राहु और केतु के साथ हो, अपने गुरु का गुरु को अपमानित किया, पीड़ित किया है। सर अगर जो किसी की कुंडली में दो योग मैंने देखे हैं अब इसमें, हाँ जी। माता वाला भी उसकी में आ रहा है और जैसे राहु केतु वाला भी आ रहा है उसमें, तो देखो, एक ही बड़ी बंदे बात के का, में दो देखे मैंने। अब बड़ी बात क्या होती है देखो तुमने, अगर संतान है, किसी भी अपना शरीर है, शरीर के अंदर ही बीमारियां हैं और शरीर के अंदर ही इलाज है। अगर हमें शरीर में कोई स्टोन नहीं है तो स्टोन का उपाय क्यों ढूंढे? अगर हमारे शरीर के अंदर कोई पत्थरी ही नहीं है तो पत्थर दवाई क्यों खाएं? अरे दवाई दे देना। जब वो पत्थरी होगी, स्टोन होगी, तभी उसका ढूंढेंगे कारण, वह क्यों हुई। हम्म। अगर संतान उसको नहीं हो रही है, या संतान है और संतान पीड़ित है, अपंग है, दुखी है, फिर देखिए भाई इसकी संतान पीड़ित है, दुखी है, अपंग है, फिर उसका कारण ढूंढेंगे। तो किसी भी समस्या, जब समस्या होती है उसका समाधान तभी ढूंढते हैं। समस्या का समाधान कोई नहीं ढूंढता। आप सही हैं, आपके सर में कोई दर्द नहीं है, जब तक सर में दर्द नहीं है तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो सर में दर्द होगा तो डॉक्टर के पास आप तभी जाओगे। ऐसा देखे कभी, बस सर में कोई दर्द है, भी डॉक्टर के पास ये दवाई दे दो मेरे को, ऐसा होता है कुछ? तो इसीलिए जो श्राप बताए गए हैं, ये इसलिए बताया गया भाई, अगर संतान नहीं हो रही, अपंग हो रही है, या बार बार खराब हो जाती है, तो फिर कौन सा वो ऐसा श्राप है जो उसके कारण ऐसी स्थिति आई हुई है? क्योंकि टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बेस पर दवाइयां दी जाती है। तो ये एक टेस्ट है हमारे, तो हम इनके बेस पर उपाय करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं। एक और लेते हैं लास्ट आज। कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में यदि पुरुष ग्रह बैठे हो या देखें, यदि कुंडली के पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा है, फिर तो सबसे पहला अधिकार उस ग्रह का होगा। अगर किसी भी घर में कुंडली को पढ़ने के 3 नियम हैं, कुंडली को पढ़ने के 3 नियम हैं, कौन से नियम हैं? तो लिखाता हूं पहले ही। पहला नियम क्या है? किसी भी घर पर सबसे पहला अधिकार उस ग्रह का है जो वहां बैठा है। सेकंड नियम, यदि कोई ग्रह किसी घर में नहीं बैठा है
फिर उस घर पर जिस ग्रह की दृष्टि है उसका प्रभाव होगा। तीसरा, अगर किसी किसी घर में, किसी भी घर में कोई ग्रह न बैठा है न कोई दृष्टि है, फिर उस घर के स्वामी का प्रभाव होगा। ये नियम होते हैं कुंडली पढ़ने के, 3 नियम। सबसे पहला नियम क्या होता है, किसी भी घर में जो ग्रह बैठा होता है सबसे पहला अधिकार उस घर में उस ग्रह का है जो उसमें बैठा है, चाहे वो किसी भी घर का स्वामी हो। अगर किसी भी घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है, फिर दूसरा अधिकार क्या होगा, जो उस घर को देख रहा है उसका अधिकार। कोई घर ऐसा भी हो सकता है ना उसमें कोई ग्रह बैठा है ना कोई दृष्टि दे रहा है, फिर कौन किसका अधिकार होगा, जो उस घर का स्वामी है। मान लीजिए आपका मकान है और आपने अपना मकान किसी को किराए पर दे दिया और आप कहीं बाहर रहते हैं। जो व्यक्ति किराए पर आपके मकान में बैठा है तो उस घर पर उसका अधिकार होगा। उस घर को साफ सफाई रखे, कैसे रखना है उसको, क्या उसके अंदर रखना है, उसका अधिकार है, जब तक उसने किराया दे रखा है। आप कहीं दूर बैठे हैं, अब उसमें क्या चीजें हम बन रही हैं, क्या सफाई हो रही है, आपको कोई मालूम नहीं। जो उसमें रह रहा है सब उसी के अधिकार में है। लेकिन एक मकान है, उसमें ना कोई रहता है, फिर सामने कोई मकान है उसके सामने और बैठा बैठा देख रहा है उस मकान को, इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है कैसा है, क्योंकि उसका प्रभाव है, उसके अंदर कोई है ही नहीं। और अगर कोई व्यक्ति वहां ना बैठा है ना कोई देख रहा है तो खाली पड़ा है वो, तो फिर किसका अधिकार है, उसका जो मालिक है उसको ठीक करवाता है या नहीं करवाता है। तो जैसे ये कुंडली है, अब इस कुंडली को, ये जो 4th हाउस है, 4th हाउस में कन्या राशि है। कुंडली के 4th हाउस में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी कौन है, बुध है। बुद्ध। तो स्वामी कौन हुए, बुध। लेकिन अधिकार किसका होगा इसके ऊपर, शुक्र का होगा, क्योंकि बैठा कौन है, शुक्र है। जैसे ये देखो 7th हाउस है, 7th हाउस के स्वामी कौन है, गुरु है। यहाँ पर कोई बैठा नहीं है, सामने दृष्टि किसकी है, गुरु और मंगल की है। तो इस 7वें घर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा, मंगल और गुरु का होगा और शनि का। और शनि का होगा। ये दृष्टि शनि की भी है। दृष्टि नौवीं नौवीं दृष्टि केतु की वैसे तो देखें तो। हम्म। और जैसे ये है 12th हाउस है, 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। अब किसका अधिकार होगा इसके ऊपर, कोई ग्रह भी नहीं बैठा है, किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो जो 12वें का तो स्वामी है शुक्र, उसके ज्यादा फल आएंगे, ज्यादा प्रभाव उसका रहेगा। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको नियम लिखवा रहा था, वो इसी लिखवाया मैंने पहले आपको। ये चीजें लगन से पंचम, यानी कि कुंडली के पंचम भाव में यदि कोई पुरुष ग्रह बैठा है तो पुरुष देवता की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई इस पुरुष ग्रह बैठा है, पुरुष ग्रह की पूजा करें। अगर पुरुष ग्रह नहीं बैठा, पुरुष ग्रह देख रहा है तब भी। अगर स्त्री ग्रह बैठा है तो
तो स्त्री देव की पूजा करनी चाहिए। अब पुरुष कौन कौन से हैं? सूर्य से, अगर सूर्य बैठे हैं सूर्य की पूजा करें या राम की पूजा करें, आराधना करें। मंगल है भगवान कार्तिकेय, ये कहाँ काम आएंगी? जब संतान होने में दिक्कतें, वहां पर सूर्य बैठे हैं तो उस समय आप सूर्य की, राम की पूजा करें, आराधना करें, मंत्र जाप करें। मंगल है भगवान कार्तिकेय, बुध है भगवान विष्णु, गुरु है शिव, शनि काली माता, राहु दुर्गा। शनि से आप भैरव भी ले सकते हैं, शनि और राहु से। स्त्री बैठे हैं चंद्रमा से गौरी माता, शुक्र से लक्ष्मी या देवी चामुंडा है, दुर्गा है, सीता है। चंद्रमा से गौरी माता, शुक्र से लक्ष्मी, कोई भी देवी, चामुंडा, दुर्गा, सीता और देवी रूप आप वहां पे पूजा कर सकते हैं। और जो ये लड़के होंगे लड़की होंगी ये बाद में करवाएंगे, ठीक है ना? तो लड़के ये होंगे लड़की होंगी, क्योंकि पहला हमारा विषय क्या है? हमने पहला क्या करना है? कौन सी दशा या अंतरदशा में संतान के योग बनते हैं, और वो कौन कौन से घर हैं जिनके स्वामी की दशा या अंतरदशा में संतान होने के योग होते हैं। बाकी हम कल करेंगे, लास्ट एक सूत्र लिख लेंगे बस, लास्ट। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या इनमें बैठे हुए ग्रह। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश या इनमें बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा में, इनकी दशा या अंतरदशा में संतान होने के योग होते हैं। संतान होने के योग होते हैं। फिर उससे आगे बढ़कर एक कदम और है, शनि और गुरु का हम गोचर देखेंगे। शनि और गुरु का हम गोचर देखेंगे। गोचर कैसे देखते हैं और वो कैसे मैच करते हैं? जब भी किसी व्यक्ति की संतान होती है, ये श्योर है, ये सूत्र है कि उस व्यक्ति का गोचर शनि और गुरु का जो संबंध है वो पंचम पंचमेश से या नवम नवमेश से होता ही है। वो कैसे होता है वो कल करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना क्या है? लगन, लग्नेश, पंचम पंचमेश, नवम और नवमेश, तो इनमें बैठे हुए ग्रह हो या इन ग्रहों के स्वामी की दशा या अंतरदशा हो तो संतान योग होता है। इससे आगे भी है सप्तमांश, D7, उससे हम देख सकते हैं कि संतान के योग बनते हैं। फिर आपके पास गुरुजी वो कोई, आप उस दिन किताब की बात कर रहे थे कि संतान और ग्रह, इनमें से कोई पीडीएफ है आपके पास किसी की? PDF तो नहीं है मेरे पास, अच्छा अच्छा अच्छा। वो सारे मैं आपको लिखवा दूंगा यहीं पे। ठीक ठीक ठीक। फिर इनकी PDF बनाकर आपको मैं सेंड कर दूंगा सभी के पास। ठीक ठीक। जो सूत्र है उसके अंदर बढ़िया बढ़िया सूत्र है, वो लिखवा के आपको मैं PDF पे डलवा दूंगा ग्रुप में। आपने बताया था जातक पारिजात के वॉल्यूम 1 और 2 में भी है इस बारे में। हाँ, इसमें देखो हर बुक में है, संतान से संबंधित हर बुक में है।
पराशरी में, हम्म पराशर शास्त्र में भी है, हम्म जात पारिजात में भी है, और जो अपना ये है उत्तर कालामृत में भी है, हर उसमें है। बात है कि हम्म कौन सी हमें समझ में आती है और कौन सी सूत्र हम्म हमारे लिए काम करते हैं। हम्म हमने कोशिश क्या करनी है, देखो जो बुक्स हैं, बुक्स हमें गाइड करती है, लेकिन हम्म, उनको प्रैक्टिकल रूप में लेके आना वो काम हमारा है। जी जी, सही है, सही है। बुक्स केवल आपको गाइड कर सकती हैं, बुक आपको कभी ये नहीं सिखाएंगे भाई सूत्र कैसे है। जिस समय सूत्र लिखे गए उसमें परिस्थितियां कुछ और थी, ये हजारों साल पहले लिखे गए हैं। घोड़े होंगे, बिल्कुल। राजा होंगे, दरबार होंगे, हाथी होंगे। अब घोड़े हाथी तो है नहीं, न वो राजा है, ठीक है। संतान उपवन में पैदा होगी, संतान खेत में पैदा होगी, संतान वहां होगी, वो सब सूत्र हैं, वो चीजें है नहीं अब। तो समय के जी। अनुसार सब कुछ चेंज हो गया है। तो हमने हम्म, उन सूत्रों के आधार पर जो आधुनिक में चला हुआ है, हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जी। जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अच्छा सीख पाएंगे। बिल्कुल। अब किसी को संतान हुई, अपनी अपने संतान की मॉडर्न लाइफ में आज सभी की डेट ऑफ बर्थ याद है हम्म अपने बच्चों की। अब वो हम्म संतान कब हुई, तो उस समय दशा या अंतरसा कौन से ग्रह की थी, और कौन से घर का स्वामी रहा, कोई दिक्कतें आई हैं क्या, कुछ हम्म कुछ हुआ है कि। तो उसके ऊपर एक रिसर्च होगी, उसके बाद हम कह सकते हैं हमने ये कंप्लीट कर लेते हैं फिफ्थ हाउस। तो हम्म। हमने हर एक घर को पूरे तह तक, अंदर तक कोशिश करेंगे पूरी जाने के लिए, ठीक है। जितने हम मेहनत करेंगे, हमारा एक विषय, चाहे एक विषय पे 5 दिन लग जाए, लेकिन एक विषय हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम उसके ऊपर कह सके हाँ इसमें हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न भी जो आते हैं ना लोगों के, या तो विवाह के होते हैं, संतान के होते हैं, नौकरी के होते हैं, और एक पढ़ाई लिखाई के, बस चार से सारे प्रश्न बन जाते हैं। बस 4 ही होते हैं जी, बस 4 ही क्या है जीवन में। हाँ पहली तो हाँ। बच्चा क्या चाहेगा, पहले चाहेगा नौकरी, नौकरी मिल गई, हम्म फिर हम्म वहां चाहेगा, विवाह हो हम्म गया, फिर संतान चाहेगा, हम्म। संतान हो गया है, फिर संतान की स्टडी चाहिए, बस यही तो है। इससे बस बात बस जीवन बस है बस ही नहीं। एक पांचवा बीमारी का भी आता है। बीमारी क्या है, वो तो मजबूरी में आता है, हाँ। ठीक है ना। बीमारी वो के तो लिए फिर मैं आपको पूरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी मेडिकल। एक होता है खरेस, सुना जी आपने खरेस। एक खरेस होता है, एक 22वां दृष्टिकोण होता है। वो जिसे 64वां नवांश और वो त्रिशमांश और 22वां दृष्कांण। 22वां दृष्टिकोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह बैठा है कुंडली के अंदर, अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन उसी ग्रह की दशांतर हम बीमार हो जाते हो, बहुत जबरदस्त बीमार होते हो। D3 का 8th लॉर्ड। तो यानी कि वो D3 8 लॉर्ड है, वो आपका खरेस है, अरे 22वां दृष्टिकोण है। जी। जो ग्रह आपकी लगन कुंडली में शुभ बन के बैठा है, और वो आपकी D3 में 8वें घर का स्वामी होकर बैठ गया, बीमार करके जाएगा। बीमार कर सकता है, कोई मानसिक पीड़ा दे सकता है, कोई पद की हानि दे सकता है। जी तो जी, इसलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, हम हर एक जी। चीज को, आप ये मत समझिए कि पंचम हाउसों केवल लगन से देखेंगे, हम सप्तमास पे भी देखेंगे इसको, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। शादी का हम्म है, शादी का तो 7th हाउस से देखेंगे, साथ में नवमास कुंडली भी देखेंगे। हम्म 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 10वां हाउस हमारे कार्य का है, हमारे व्यापार का, हमारे काम का है। तो 10th का जो हम्म 10वां है वो D10 है, तो उसको कवर करेंगे। हम्म। तो साथ साथ आपके वर्क चार्ट मैंने कवर कल पढ़ा करेंगे। था वो कर्म जीव प्रकरण जो है ना, फल दीपिका का, वो मैंने पढ़ा था कल चैप्टर पूरा। फल दीपिका, ठीक, हाँ हाँ, अच्छी फल है। दीपिका में है ना कर्म जीव प्रकरण, तो तीन प्रोफेशन के बारे में पूरा समझाया था उसने। 3 4 बुक्स हैं, पक्षी जो पुरानी है, मानसागरी है, फल दीपिका है,
और जी वो है वरहा मिहिर की एक बुक कौन सी है, बृत जातक, जी अच्छी बुक है बृत जातक। उनके पुत्र हुए पृथ्वी जैसा पुत्र हुए उनके, उनकी एक 85 का प्रश्न ज्योतिष पर, जी अच्छी बुक है वो भी। प्रश्न ज्योतिष पे। हाँ जी। तो जी इसीलिए जी हमने क्या कोशिश करनी है, बुक बड़ी बहुत अच्छी पढ़ने बात है, को है, बहुत है पठन। जी पढ़ने को जी इतना। आप मतलब की पता क्या बुक से क्या होता है, बुक पढ़ें अच्छी बात है, बुक हमें अपने अनुभव सिखाती है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से सीखता है व्यक्ति। आप बाइक चलाते हो अपनी, बिल्कुल 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 आप अपनी बिल्कुल। बाइक चलाते हो, आपको अपनी बाइक का पता है कब बंद होती है, कब कैसे। तो आपको पता है कि आपकी बाइक कब बंद होती है, कब स्टार्ट होती है, क्योंकि क्या है, आपका प्रैक्टिकल उसके ऊपर खूब हो चुका है। दूसरे गाड़ी चलाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे गियर लगते हैं इसके, कैसे आप नहीं चला रहे हो, उसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाता है। उसी प्रकार हमारा कुंडली पर हाथ बैठना चाहिए। सही सही सही, बिल्कुल सही कहा। किसी भी प्रकार की कुंडली आए, और हमने संतान का चैप्टर किया तो संतान पर हमारा हाथ बैठना चाहिए, बार बार उसको करेंगे करेंगे, ठीक है जी। तो कल मिलते हैं। शुभ जी रात्रि। शुभ रात्रि जी। अगर आपके पास किसी पास कोई बुक है तो पढ़ सकते हैं इससे संबंधित, और ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ही बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर भी किसी के जी पास है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।